दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था इस चावल की किस्म अपने खारे पानी के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है और केरल के तटीय अलुपुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों के चावल के खेतों में पनपती है। उपयुक्त कथन से चावल की किस्म की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए पोन्नी चावल, ऑप्शन बी मट्टा चावल, ऑप्शन सी पोक्कली चावल या फिर ऑप्शन डी कबूनी आरसी चावल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पोक्कली चावल। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं, जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में पोक्कली चावल बढ़ती श्रम लागत के कारण किसानों की परेशानी को लेकर चर्चा में रहा। बता दें कि पोक्कली केरल में चावल की सबसे पुरानी किस्म है, जिसकी चावल की खेती में कम से कम 3000 वर्षों की परंपरा है। ये अपने खारे पानी के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है और केरल के अलुपुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों के तटीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसी खेती में उर्वरक या कीटनाशक के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक अद्वितीय चक्रीय फसल पैटर्न का पालन करती है। इसी खेती अप्रैल से अक्टूबर तक की जाती है, जब मानसून की बारिश से पानी में नमक की मात्रा कम हो जाती है। जबकि नवंबर और मार्च के बीच उसी खेत में झींगे की खेती की जाती है, जब पानी में लवणता अधिक होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पोक्कली चावल। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रजपर्बा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ओडिशा। हाल ही में ओडिशा ने रजपर्बा उत्सव पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी है। आपको बता दें कि रजपर्बा ओडिशा राज्य में नारित्व का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय त्योहार है। रज शब्द रजस्वला से आया है, जिसका अर्थ है मासिक धर्म वाली महिला। रजपर्बा यह मिथुन संक्रांति 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्योहार है, जिसमें मानसून की शुरुआत पर भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि इस अवधि के दौरान धरती माता मासिक धर्म की प्रक्रिया में रहती हैं और मानसून के आगमन के साथ भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती हैं। इन 3 दिनों में महिलाओं को घर के काम से छुट्टी दी जाती है और इंडोर गेम खेलने के लिए समय दिया जाता है। लड़कियां पारंपरिक साड़ी पहनती हैं और पैर में आलता या महावर लगाती हैं। इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचार में देखा गया जुले लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम किसकी एक पहल है? आपके ऑप्शन है भारतीय सेना, सीमा सड़क संगठन, भारतीय नौसेना या फिर भारतीय वायुसेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय नौसेना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने लद्दाख के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम जुले लद्दाख यानी हेलो लद्दाख शुरू किया है। इसलिए विकल्प सी सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लद्दाख में सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वहां के युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ना है। आउटरीच गतिविधियों की योजना में लद्दाख के एक बड़े हिस्से से गुजरने वाला एक मोटरसाइकिल अभियान, प्रसिद्ध नौसेना बैंड के साथ सिटी सेंटर में एक बैंड संगीत कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर और भारतीय नौसेना एवं लद्दाख फुटबॉल क्लब के बीच एक फुटबॉल मैच शामिल है। इसी क्रम में वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 5000 किलोमीटर के मोटरसाइकिल अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 69th संविधान संशोधन, 89th संविधान संशोधन, 59th संविधान संशोधन या फिर 85th संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 89 संविधान संशोधन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी ने पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। 65वें संविधान संशोधन ने एक सदस्यीय प्रणाली को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग के साथ बदल दिया था। 2003 में 89 संशोधन ने इस आयोग को 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में परिवर्तित कर दिया। बताते चलें कि पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग साल 2004 में सूरज भान की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 89 संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखें। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली, केंद्रीय अनुसंधान और प्रौद्योगिकी बोर्ड या फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड।
हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी NTRS 2023 रिपोर्ट जारी की है, इसलिए विकल्प ए सही है। NTRS 2023 वर्ष 2021 और 2022 की समान अवधि के दौरान निष्पादन की तुलना में 1 से 7 जनवरी 2023 की नमूना अवधि के आधार पर चालू वर्ष के लिए बंदरगाह श्रेणीवार औसत रिलीज टाइम प्रस्तुत करता है। बता दें कि नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी NTRS की संकल्पना प्रदर्शन मापन उपकरण के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य कार्गो रिलीज टाइम की मात्रात्मक माप प्रस्तुत करना है। गौरतलब है कि कार्गो रिलीज टाइम को आयात के मामले में घरेलू निकासी के लिए सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन से लेकर उसके आउट ऑफ चार्ज तक के समय के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वहीं निर्यात के मामले में यह सीमा शुल्क स्टेशन पर मालवाहक के आगमन से लेकर वाहक के अंतिम प्रस्थान तक होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कथन 2 है, ये वैश्विक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, अफ्रीका और लैंगिक समानता पर केंद्रित है। और कथन 3 है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एक संस्थापक सदस्य नहीं था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। आइए इस प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने घोषणा की कि अमेरिका अपनी सदस्यता छोड़ने के बाद फिर से इस संगठन में शामिल होगा। आपको बता दें कि यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसे शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पक्षों को बढ़ावा देने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। दुनिया भर में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। ये वैश्विक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, अफ्रीका और लैंगिक समानता में उद्देश्यों के एक सेट पर केंद्रित है, इसलिए कथन 2 सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1945 में यूनेस्को का संस्थापक सदस्य था, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय STEMM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा डायस्पोरा को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ना है। ये कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान कार्य, ज्ञान साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। वैभव फेलो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों यानी HEI, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 18 जून को मनाया जाता है। कथन 2 है, इस वर्ष इसकी थीम सिकल सेल मैटर्स है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। आज दुनिया भर में सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया गया। बता दें कि विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम वैश्विक सिकल सेल समुदायों का निर्माण और मजबूती, नवजात स्क्रीनिंग को औपचारिक बनाना और अपने सिकल सेल रोग की स्थिति को जानना है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। गौरतलब है कि सिकल सेल रोग एक गंभीर रोग है जिसमें लाल रुधिर कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या उनकी आकृति बदल जाती है। ये एक विरासत में मिला हुआ रक्त विकार है जो सीकल आकार की लाल रक्त कोशिकाओं का कारण बनता है। ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को अवरुद्ध करके उसके शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचने से रोक देती है। बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को एक संकल्प पारित करके सिकल सेल रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा और दुनिया की प्रमुख आनुवंशिक बीमारियों में से एक माना था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा बैंकॉक विजन 2030 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सार्क, बिम्स्टेक, G20 या फिर क्वाड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बिम्स्टेक। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाएगा।
इसलिए विकल्प बी सही है। थाईलैंड ने बैंकॉक विजन 2030 को सामने रखा है, जो बिम्स्टेक को एक ऐसे क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता है जो समृद्ध और लचीला हो। यह विजन एक व्यापक प्रकार का दस्तावेज होगा जो संगठन को दिशा देगा और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह भी उससे निर्देशित होगा। बता दें कि बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है। ये एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इस समूह में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी बिम्स्टेक। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स, एरो सिस्टम वेस्ट, UAV अमेरिका या फिर नॉर्थॉर्प ग्रुमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स। चलिए इस प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON को मंजूरी दी है। प्रेडेटर बी ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV है। इसे जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा बनाया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये एक शीर्ष ऑफ द लाइन हथियार प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग दुश्मन के उच्च मूल्य लक्ष्यीकरण के लिए अपने 4 हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइलों और सटीक बमों के साथ किया जाता है। MQ-9B के 2 संस्करण हैं, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। तीनों सेवाओं के लिए सी गार्जियन ड्रोन खरीदे जा रहे हैं क्योंकि ये समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध सहित कई प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में नासा ने शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज की है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी मिमास, ऑप्शन सी एनसेलाडस या फिर ऑप्शन डी डायोन। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।